एक बार की बात है जब अकबर और उसके सभी मंत्री सभा लगाकर बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। उस बैठक में अकबर के सभी मंत्रियों की मौजूदगी थी, पर एक ही मंत्री की कमी थी और वो था बीरबल। उस बैठक से बीरबल गायब था क्योंकि वह किसी काम के चलते बाहर गया हुआ था। इसी बात का फायदा उठाते हुए उन मंत्रियों ने अकबर के आगे अपने दिल की बात रखी। सभी मंत्रियों की एक ही शिकायत थी, बादशाह, आप हमेशा ही बीरबल पर विश्वास करते हो। बीरबल से ही हर तरह की राय लेते हो, लेकिन जब हम कुछ आपको बताते हैं तो आप हमारा विश्वास नहीं करते हो। आप हम में से किसी की भी राय लेना पसंद नहीं करते हो। इस बात का हमें बहुत अफसोस होता है। आप हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो? हम भी तो आपके मंत्रीगण हैं। अकबर ने जैसे ही उन सभी के मुंह से यह बात सुनी तो वह खुद भी सोच में पड़ गए। लेकिन अकबर तो ऐसे स्वभाव के थे कि वह किसी भी इंसान से बीरबल की बुराई नहीं सुनना चाहते थे। अकबर को उन मंत्रियों की बात रास नहीं आई, पर आखिर वह सब भी तो अकबर के मंत्री ही थे। अकबर किसी भी मंत्री को खोना नहीं चाहते थे। अकबर ने जवाब दिया, आप सभी की बात का समाधान है मेरे पास। सभी ने पूछा, वह क्या समाधान है? इस बात पर अकबर बोले, मुझे आप सभी से एक प्रश्न पूछना है। शर्त यह है कि आप सभी यह पूरी कोशिश करें कि वह प्रश्न एकदम सही हो। अगर मैंने किसी का भी प्रश्न का उत्तर गलत पाया तो फिर सजा मिलनी तय है। गलत उत्तर देने वाले को फांसी पर लटका दिया जाएगा। बोलो, सभी को मेरी यह शर्त मंजूर है? सभी मंत्रीगण एक बार के लिए तो झिझके, लेकिन फिर हिम्मत जुटाते हुए शर्त के लिए हामी भर दी। फिर अकबर ने कहा, अच्छा, तो जब सभी ने शर्त स्वीकार कर ली है तो अब बारी है प्रश्न पूछने की। तो मेरा प्रश्न यह है कि इस समस्त संसार में सबसे दौलतमंद और बड़ी चीज क्या हो सकती है? प्रश्न सुनते ही मंत्रियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह सींचने लगे कि इस बात का उत्तर क्या दिया जाए। जब किसी ने भी उत्तर नहीं दिया तो अकबर ने कहा, क्या हुआ सभी को? अभी तो सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, अचानक ही क्या हो सभी को? आप सभी ने ही मेरे शर्त को सहर्ष स्वीकार किया, अचानक सब चुप क्यों हो गए? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। जब प्रश्न के लिए कोई सटीक उत्तर नहीं मिला तो उन सभी मंत्रियों में से एक जने ने कहा, बादशाह, आपके इस प्रश्न ने हमारे दिमाग को थोड़ा उलझा दिया है। आप अगर मेहरबानी करें तो क्या हम इस प्रश्न का जवाब थोड़े दिनों बाद देने की मोहलत मिल सकती है? इस पर अकबर ने कहा, हालांकि मुझे मेरे प्रश्न का जवाब अभी के अभी चाहिए था, किंतु अगर आप सब इतनी मनुहार लगा ही रहे हो तो ठीक है। मैं आप सभी को थोड़े दिनों की मोहलत देता हूं। अगर आप कोई भी इस अवधि तक मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए तो आप सभी को पता है कि आप सभी का क्या हश्र होगा। जैसे ही मंत्रीगण को सवाल सोचने की लंबी अवधि मिली तब जाकर उन सभी के चैन में चैन आया। वह बाहर आकर एक दूसरे से इस प्रश्न के ऊपर चर्चा करने लगे। एक ने कहा, आप सभी को यह नहीं लगता कि इस दुनिया में अगर कोई कीमती चीज है तो वह है भूख? जब किसी को भूख लगती है तो महान से महान लोगों की भी हालत खराब हो जाती है। फिर दूसरे ही मंत्रीगण ने कहा, नहीं, भूख दुनिया की बड़ी चीज नहीं होती है। अगर इस दुनिया में कोई बड़ी चीज है तो वह है ईश्वर। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता। उन दोनों की बात वहां पर खड़ा तीसरा मंत्री सुन रहा था। उसने जवाब दिया, तुम दोनों के ही प्रश्न गलत है। ना तो भगवान को हम चीज कहकर बुला सकते हैं, और ना ही भूख ऐसी कोई चीज है जिसे हम दुनिया की सबसे बड़ी और कीमती चीज कहकर पुकार सके। तुम दोनों ही गलत हो। अच्छा हुआ तुमने अकबर के सामने यह उत्तर नहीं दिए, नहीं तो आज तुम्हारी शामत आ जाती। अब सब मंत्री इसी गहरी सोच में पड़ गए कि आखिर इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है।
दिन पर दिन बीते जा रहे थे, पर किसी को भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं सूझ रहा था। फिर एक दिन सभी मंत्रियों ने एक तरकीब निकाली। उन सभी ने सोचा कि क्यों ना वह सभी बीरबल के पास अपनी समस्या का समाधान लेकर जाएं। ऐसा ही हुआ। वह सभी बीरबल के पास समस्या लेकर पहुंचे। समस्या सुनते ही बीरबल ने एक तरकीब ढूंढ निकाली। बीरबल ने कहा, अब मैं जैसा कहूं वैसा ही करना। तुम सभी जने मेरे घर के सामने उपस्थित रहना। अगले दिन सभी मंत्री बीरबल के घर के आगे पहुंच गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक पालकी खड़ी थी। उन सभी को लगा कि वहां पर पालकी क्यों खड़ी थी। तभी बीरबल ने उन सभी मंत्रियों को एक काम सौंपा। बीरबल ने पहले दो मंत्रियों से कहा कि वह उनकी पालकी पकड़े जिसमें वह बैठेंगे। फिर बीरबल ने तीसरे मंत्री को अपना हुक्का पकड़ने का आदेश दिया। चौथे ने बीरबल के जूते पकड़ने का काम किया। फिर वह चारों ही बीरबल को अकबर के महल ले गए। महल पहुंचते ही बीरबल सबसे पहले अकबर के पास गए और बोले, क्या आपको पता है शहंशाह की दुनिया की सबसे बड़ी चीज किसी की गरज करना है। जब आपको किसी की जरूरत पड़ती है तो आप किसी की भी गरज कर लेते हैं। अकबर ने उन चारों मंत्रियों को गौर से देखा और बीरबल से कहा, अच्छा, तो आखिर इन सभी मंत्रियों को तुम्हारी गरज पड़ ही गई। उन सभी मंत्रियों को अपनी की हुई गलती पर शर्म आ गई। यमुना के किनारे अकबर ने अपने लिए विशाल महल का निर्माण कराया और उसमें रहने लगे। बरसात के दिन थे। एक बार ऐसा हुआ कि 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा हुई। नदी नाले उफनने लगे। यमुना में बाढ़ आ गई। अकबर का महल भव्य था और जमीन से काफी ऊंचाई पर उसका निर्माण कराया गया था, जिसके कारण न तो महल तक बाढ़ का पानी पहुंच पाया और न ही लगातार बारिश होने से ही उसे कोई नुकसान हुआ। अकबर चैन से अपने महल में रह रहे थे। महल में उनका शयनकक्ष यमुना के किनारे था, जिसके कारण उनके कमरे की दीवार से यमुना का पानी आकर टकराने लगा। पानी टकराने से एक अजीब सा शोर उत्पन्न होता और धीरे धीरे उसकी अनुगूंज हवा में विलीन होती। एक रात जब अकबर सोए हुए थे, तब फिर से मूसलाधार बारिश होने लगी। यमुना की लहरों में तीव्रता आ गई और ये लहरें जाकर अकबर के शयनकक्ष की मजबूत दीवार से टकराने लगी। छपाक छपाक। पानी के इस अजीब शोर के कारण अकबर की नींद खुल गई। वह अपनी शैया से उठे और खिड़की खोलकर बाहर झांकने लगे। वह उस शोर का कारण जानना चाह रहे थे जिसके कारण उनकी नींद खुल गई थी। अंधेरे में दूर तक अकबर को पानी के सिवा कुछ और नहीं दिखा। वर्षा के शोर की सरसराहट के बीच यमुना की लहरों के महल की दीवार से टकराने के कारण एक अजीब सी ध्वनि पैदा हो रही थी। देर तक अकबर पानी का शोर सुनते रहे और उन्हें महसूस हुआ कि यह शोर और कुछ नहीं, नदी के रुदन का स्वर है। अकबर का मन यह सोचकर विह्वल हो गया। नदी रो रही है। ऐसा सोचकर अकबर के रोंगटे खड़े हो गए। उनके मन में सवाल उठा, आखिर नदी रो क्यों रही है? मगर मन में उठते इस सवाल का कोई जवाब उन्हें नहीं मिला। वह खिड़की बंद करके पुनः अपनी शैया पर पहुंच गए, मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। बहुत बेचैनी से अकबर ने वह रात गुजारी। बार बार उनके मन में यही सवाल उठता, आखिर नदी रो क्यों रही है? दूसरे दिन अकबर जब दरबार में आए तो दरबारियों से पूछने लगे, नदी क्यों रोती है? दरबारी से अकबर के सवाल का जवाब नहीं बन पड़ा। अंत में अकबर ने बीरबल से भी वही सवाल किया। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपना, आपने नदी को रोते कहाँ सुना है? अपने शयनकक्ष में, अकबर ने जवाब दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, मेरी गुजारिश है कि मुझे अपने शयनकक्ष में ले चलें। मैं स्वयं नदी का रोना सुन लेने के बाद ही आपको बता सकूंगा कि नदी क्यों रोती है।
अकबर ने बीरबल की शर्त मान ली और उस दिन दरबार के समापन के बाद बीरबल को साथ लेकर अपने महल में आ गए। भोजन आदि से निवृत्त होकर अकबर अपने शयन कक्ष में आए। उनके साथ बीरबल भी था। बीरबल ने अकबर से पूछा, नदी किस समय रोती है? मध्य रात्रि को। जब हर ओर सन्नाटा छा जाता है तब नदी के रोने का स्वर स्पष्ट सुनाई देता है, अकबर ने बीरबल को बताया। बीरबल को अकबर की बात कुछ कुछ समझ में आने लगी। बीरबल जानता था कि मनुष्य कभी कभी किसी वस्तु या दृश्य का मानवीकरण कर लेता है और वस्तु या दृश्य में मनुष्य जैसे व्यवहारों की कल्पना करने लगता है। उसे उस वस्तु या दृश्य से संबंधित अपने मन की काल्पनिक क्रियाएं भी सच्ची जान पड़ती हैं। अकबर के साथ यही बात हुई थी। अकबर ने नदी में महिला का आरोपण कर लिया था, जिससे नदी की हरहराती लहरें किसी महिला के रुदन के स्वर का भान कराने लगी थीं। बीरबल ने अकबर की समस्या समझ ली थी। अब वह उस समस्या के निवारण के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर के मौन के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, जब आपको नदी का रोना सुनाई पड़ने लगे तब मुझे बता दीजिएगा। मैं भी नदी का रोना सुनना चाहता हूँ। उसका रोना सुनकर ही मैं आपको रोने का कारण बता सकूंगा। इसके लिए तो हमें मध्य रात्रि तक जागकर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अकबर ने बीरबल को समस्या बताई। बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं है जहांपना, हम जगकर बारिश के मौसम का मजा लेंगे। थोड़ी देर के बाद ही आसमान में छाए मेघ बरसने लगे। बारिश का शोर रात के सन्नाटे में अजीब एहसास पैदा करने लगा। रात बीतने लगी। मध्य रात्रि तक बारिश थमी नहीं बल्कि तेज हो गई। बीरबल को यमुना की लहरों के महल की दीवारों से टकराने की आवाज साफ सुनाई पड़ने लगी। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, सुनो बीरबल, सुनो, नदी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी है। बीरबल ने शयन कक्ष की खिड़की खोलकर बाहर देखा। अंधेरी रात में यमुना की लहरों पर बारिश की बूंदें पड़ रही थीं, सरसर सरर सरर। अजीब सा शोर यमुना की लहरों पर बारिश की बूंदों के गिरने से पैदा हो रहा था। यमुना की वेगवती लहरें जब महल की दीवार से टकराती तो छपाक छप छपाक की ध्वनि उभरती। बारिश और लहरों के टकराने के स्वरों के घुलमिल जाने के कारण जो स्वर उठता, उसे सुनकर ऐसा लगता मानो नदी जोर जोर से सुबक रही हो। यह सारा मंजर देखकर बीरबल ने कहा, जहांपना, वाकई नदी रो रही है। नदी अपने पिता पर्वतराज हिमालय से विदा लेकर अपने ससुराल सागर के पास जा रही है। पिता का घर छूटने के कारण नदी विह्वल है और वह रो रही है। बीरबल की बातें सुनकर अकबर के मन का संशय मिट गया। उन्होंने संतोष की सांस लेते हुए कहा, हाँ बीरबल, बिल्कुल ऐसा ही है। पिता के घर से विदा होने पर लड़कियां जिस तरह रोती हैं, उसी तरह यह नदी भी रो रही है। इसके बाद बीरबल ने शयन कक्ष की खिड़की बंद कर दी। रात अधिक बीत चुकी थी, इसलिए अकबर और बीरबल दोनों सोने चले गए। सबेरा होने पर दोनों जगे। स्नान आदि से निवृत्त होकर जलपान किया और दरबार चले गए। अकबर उस दिन शांत रहे और किसी से नहीं पूछा कि नदी क्यों रोती है। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को याद किया। सभी राजदरबार में बैठे थे, लेकिन बीरबल वहां मौजूद नहीं थे। काफी देर इंतजार करने के बाद जब बीरबल नहीं आए तो अकबर ने बीरबल के घर एक दरबारी को भेजा और कहा, जाओ तुम बीरबल को बुलाकर आओ। उनका उल्लेख याद किया गया है। जब दरबारी बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा बीरबल एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा था। दरबारी वहां विक्रेता बोला, तुमको महाराज ने याद किया है, तुम अति शीघ्र मेरे साथ अभी के अभी चलो। दरबारी की बात सुनकर बीरबल तुम महाराज से बोले, आज एक बहुत जरूरी काम में शामिल हूं।
इसलिए मुझे आज के दरबार में आने का समय नहीं मिलेगा। बीरबल की बात से आश्चर्यचकित होकर वह दरबारी राजदरबार वापस लौट आया और बादशाह अकबर से कहा गया कि महाराज, जब मैं बीरबल के घर गया था तो बीरबल एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा था। मैंने बीरबल से कहा कि तुमको बादशाह सलामत ने याद किया, तुम अभी भी मेरे दरबार में आओ। तो उसने मुझसे कहा, अभी मैं एक जरूरी काम कर रहा हूं, आज मैं दरबार में नहीं आ सकता। दरबारी की ये बात हैरान कर देने वाली है। बादशाह अकबर की ये बात आज बीरबल को ये क्या हो गया है? ऐसी उठपतंग क्रियाशीलता क्यों कर रही है? बीरबल ने दरबारी से कहा, चलो आज हम ही चलकर देखेंगे आखिर बीरबल को क्या हुआ जो एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा है। अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो साबिरबल बकरी को पकड़ लिए गए थे और उसके एक बाल की गिनती कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तो इस पर बीरबल बोला, महाराज, माई इस बकरी के बालों की गिनती कर रही हो जिससे मुझे यह पता लग जाए कि आकाश में ईसाइयों की संख्या बहुत अधिक है, या फिर इस बकरी के बालों की। बादशाह अकबर बोले, तुम बुत को तारों की गिनती और बकरी के बालों की गिनती करने से क्या फायदा है? तारे की संख्या में जितनी भी हो रोशनी तो अकेला चांद ही होता है। जो तारे बड़े और ताकतवर नजर आते हैं केवल उन्हीं पर लोगों की नजर जाती है और वो उन्हें देखकर खुशी का अनुभव करते हैं। बाकी और छोटे छोटे तारों को देखने में अपना समय बर्बाद मत करो जैसे तुम कर रहे हो। आज मोटी बकरी के बालों की गिनती करके अपनी मूर्खता का पूरा प्रमाण दिया है। मैं तो तुमको सबसे ज्यादा बुद्धिमान और कुशल था। अकबर की यह बात सुनकर बीरबल बोले, महाराज, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दिन जब मैं आपके लिए दरबार में आम लेकर आया था तब आपने मुझसे अनेक प्रश्न पूछे थे। ये आम किस मसाले का है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिटोरियल से संग्रहित फाइलें थे या पाल लगाए गए थे, जबकि वो आम बहुत ही सुंदर और रसीला था। आपको आम खाना चाहिए या पेड़ गिनने थे? बीरबल की बात सुनकर अकबर हंसने लगा और बोला, बीरबल की कहावत का कोई तोड़ नहीं है। उसी दिन से यह मुहावरा शुरू हो गया कि आम खाओ पेड़ मत गिनो। तभी से ये कहावत हो गई। एक बार अकबर किसी बात पर प्रसन्न होकर बीरबल को एक जागीर देने की पेशकश कर दी, मगर बीरबल ने बादशाह अकबर की दरियादिली का लाभ नहीं उठाया। उसने अकबर से कहा कि उसने ऐसा कोई कारनामा नहीं किया है कि उसे कोई जागीर बख्शी जाए। बादशाह यदि उन्हें कुछ देना ही चाहें तो एक वचन दें कि अगर उससे कोई खता हो जाए जिसके लिए दंड देना बादशाह जरूरी समझें तो ऐसे आदमी को पंच बनाकर सजा मुकर्रर की जाए जिसे पंच के रूप में स्वयं उसने यानी बीरबल ने चुना हो। अकबर प्रसन्न थे, इसलिए बिना अधिक विचारे बीरबल को ऐसा करने का वचन दे दिया। एक बार बीरबल से कोई ऐसी खता हो गई जिसको लेकर अकबर बहुत खफा हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमसे जो खता हुई है वह काबिले बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सजा भुगतने के लिए तुम तैयार रहो। कल दरबार में तुम्हारा कसूर बताया जाएगा। काजी जो सजा मुकर्रर कर दे तुम्हें वह सजा दी जाएगी। इतना कहने के बाद अकबर जब थोड़ा शांत हुए तब बीरबल ने कहा, जहांपना, मैंने खता की है, कबूल करता हूं, और मैं सजा का भागी हूं, कबूल करता हूं। लेकिन मैं यह कभी कबूल नहीं करूंगा कि मुझे दंड सुनाने के लिए काजी का सहारा लिया जाए। बादशाह सलामत को शायद याद नहीं कि हुजूर ने मुझसे वादा कर रखा है कि जब कभी भी मुझसे कोई कसूर होगा तो मुझे मेरी पसंद के पंचों से सजा दिलाई जाएगी।
अकबर को वह प्रसंग याद हो आया जब बीरबल ने जागीर ठुकराकर उनसे यह वादा कराया था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम अपने लिए पंच तय कर लो, लेकिन याद रखना तुम्हारी खता ऐसी है जिसे कोई भी पंच माफ नहीं करेगा। तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। बीरबल ने स्वीकृति में सिर हिला दिया और सुनवाई के लिए पंचों की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी देर के बाद जब वह लौटा तो उसके साथ बेहद गरीब तबके के 5 मोची थे। बीरबल ने अकबर से गुजारिश की कि उसकी खता के लिए ये 5 मोची जो भी सजा देंगे उसे मान्य होगा। मोचियों का चेहरा और उनकी फटेहाली देखकर अकबर चकित रह गए कि आखिर बीरबल ने इन जूते मरम्मत करने वालों में ऐसा क्या देखा जो इन्हें अपना न्यायकर्ता बनाकर ले आया। मगर वे वचनबद्ध थे, इसलिए कुछ कहा नहीं। 5 मोचियों को स्नान कराकर उन्हें अच्छे वस्त्र दिए गए, जिन्हें पहनने के बाद भी उनके चेहरों पर दयनीयता का भाव बना रहा। दरअसल गरीब आदमी अमीरी के लिबास में खुद को और बेचारा और अकिंचन समझने लगता है। इन मोचियों की मनोदशा भी वैसी ही थी। फिर अकबर ने उन्हें भोजन करा देने के बाद बीरबल की खता सुनाई और कहा कि वे रात भर विचार करने के बाद कल सुबह बीरबल को सजा सुना दें। ये 5 मोची बादशाह द्वारा बताए गए काम को सुनकर घबरा गए। भला दिन भर जूते गांठकर मुश्किल से पेट भरने वाले मोची बादशाह और दीवान को सजा सुनाएंगे। उन्हें बादशाह द्वारा सौंपे गए कार्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। बादशाह अकबर ने बीरबल को उसी समय वहां से भेज दिया, इस हुक्म के साथ कि वह सुबह आकर सजा सुन ले। अब 5 मोची विचार करने के लिए बाध्य हुए। 5 में तर्क वितर्क होने लगा। एक ने कहा, खता तो हुई है, मगर सजा देते समय हमें मानवीय दृष्टि से काम लेना होगा। बात बादशाह और दीवान की है, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ईश्वर हमारी मदद करे। दूसरे मोची ने कहा, इस खता के लिए 5 अशर्फियों की सजा दी जा सकती है। तीसरा चौंका, अरे अरे, 5 अशर्फिया कभी देखी भी हैं तुमने एक साथ 5 अशर्फिया? 5 अशर्फिया कम होती हैं क्या? साल भर खटने के बाद कभी एक अशर्फी भी तुमने बचाई है क्या? बड़ा आया न्याय करने। अरे सजा ऐसी दो जिस पर आदमी अमल भी कर सके। चौथे मोची ने कहा, हाँ भाई, बात ठीक ही कहते हो। 5 अशर्फी तो बहुत होती हैं। ऐसा करो, 5 आने नकद और 5 सेर अनाज का दंड सुना दो। इतना भी तो हम साल भर में नहीं बचा पाते। इतना चुकाने में ही बीरबल के पसीने छूट जाएंगे। बीरबल के अपराध की सजा तय हो गई। दूसरे दिन सवेरे जब 5 मोची बीरबल के विरुद्ध सजा सुनाने के लिए तैयार होकर निर्दिष्ट स्थान पर आए तो पाया कि बादशाह अकबर और दीवान बीरबल वहां पहले से मौजूद थे। अकबर में उत्सुकता थी कि देखें ये गरीब मोची क्या सजा सुनाते हैं। मोचियों में से एक ने बादशाह से कहा, जहांपना, हमने आपस में पूरी घटना पर विचार किया और पाया कि बीरबल से अपराध हुआ है। पहले तो हमने 5 अशर्फियों का दंड उन पर लगाए जाने की सोची, लेकिन फिर विचार हुआ कि साल भर कमाने के बाद जिस मुल्क में एक आना भी मुश्किल से बचता हो, वहां किसी आदमी को 5 अशर्फियों का दंड उसे जिंदा रहते हुए मर जाने का दंड देने के बराबर है। 5 अशर्फिया तो इस मुल्क में जीवन भर एड़िया रगड़कर भी कोई नहीं कमा सकता, तो दंड का भुगतान वह कहां से करेगा। ऐसा सोचने के बाद हमने बीरबल को 5 आने नगद और 5 सेर अनाज का दंड सुनाने का फैसला किया है। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल ने बहुत सोच समझकर इन गरीब मोचियों को अपना पंच बनाया है और इस पंचायत के माध्यम से उनके राज्य में गरीबों की वास्तविक हालत की तस्वीर बिना कुछ कहे उनके सामने रख दी है। अकबर ने उन मोचियों को इस न्याय के लिए 100 अशर्फिया दिलवाईं और बीरबल के अपराध को क्षमा कर दिया।
इसके बाद अकबर ने अपने राज्य के गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं आरंभ की, जिसके कारण लोग उसे गरीब परवर कहने लगे। अकबर घोड़े के शौकीन थे। उनकी घुड़साल में विभिन्न नस्लों के घोड़े थे। घोड़ों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए साइसों की टोलियां थीं। घुड़सवार सैनिक दस्ते के जवान भी इन घोड़ों को प्रशिक्षित करने में लगे रहते थे। एक बार उनके दरबार में अरब का सौदागर आया। यह सौदागर अपने साथ अरबी घोड़ों की नायाब किस्में लेकर आया था। उसने बादशाह को एक सफेद अरबी घोड़ा भेंट किया। घोड़ा देखकर अकबर की तबीयत खुश हो गई। उन्होंने सौदागर के सारे घोड़े देखे। प्रत्येक घोड़े में कोई न कोई विशेषता थी। जैसे कोई तेज दौड़ता था तो कोई ऊंची छलांग लगाता था। किसी का रंग आबनूसी था तो कोई काले रंग का था। इस तरह बादशाह को सारे घोड़े पसंद आ गए और उन्होंने सौदागर को मुहमांगी रकम देकर उसके सभी घोड़े खरीद लिए। जब वह सौदागर जाने लगा तब अकबर ने उसे 1000 अशर्फिया पेशगी देकर और घोड़े लाने को कहा। उस सौदागर ने अकबर से जाते जाते 100 नस्ली घोड़े ला देने का वादा किया। घोड़ों की इस खरीद पर अकबर बहुत उत्साहित थे कि अब उनके अस्तबल में अच्छी संख्या में अरबी घोड़े हैं और कुछ ही दिनों में इन घोड़ों की संख्या और बढ़ जाएगी। बीरबल को जब इन घोड़ों की खरीद के बारे में जानकारी मिली तो वह समझ गया कि बादशाह ठगे गए हैं। बात बादशाह की थी, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह विचार कर लेना आवश्यक था। बीरबल को जल्दी ही इसका अवसर मिल गया। हुआ यूं कि एक दिन अकबर के दरबार में चर्चा चली कि मूर्खता क्या है। बहस के दौरान यह बात भी चर्चा के केंद्र में थी कि आदमी बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, भी सभी से मूर्खताएं होती हैं। यह अलग बात है कि किसी की मूर्खता प्रकट हो जाती है और किसी की दबी रह जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मूर्खता पर चर्चा करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। दरबार की इस आम राय से बीरबल ने अपनी सहमति जताई। अकबर ने भी इस चर्चा में भाग लिया और कहा कि आदमी भले ही रसूख वाला हो, यदि उससे मूर्खता हुई है तब उसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए ताकि दूसरे लोग उस तरह की मूर्खता करने से बचें। अकबर की बात सुनकर बीरबल मुस्कुराया मगर खामोश ही रहा। उसी दिन चर्चा के अंत में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अपने राज्य में कितने चिकित्सक हैं, कितने व्यापारी हैं, कौन किस चीज का व्यापार करता है आदि के संबंध में विवरणिका बनवाई गई है। अपने राज्य में कितने मूर्ख हैं इसकी भी गणना होनी चाहिए। मैं यह कार्य तुम्हें सौंप रहा हूं क्योंकि तुम ही इस कार्य को संजीदगी से पूरा कर सकोगे। बीरबल भी यही चाहता था। जब उसे अकबर ने यह कार्य सौंपा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अकबर को आश्वस्त किया कि वह यह कार्य पूरी संजीदगी और ईमानदारी से करेगा। कुछ दिनों के बाद बीरबल ने अकबर को मूर्खा की सूची तैयार करके दे दी। अकबर ने जब यह फहरिस्त देखी तो बुरी तरह से चौंक गए और बीरबल को बुलवाया। उस फहरिस्त में बीरबल ने सबसे पहले अकबर का नाम लिखा था। जब अकबर के बुलावे पर बीरबल पहुंचा तब अकबर ने उसके द्वारा प्रस्तुत सूची उसके सामने फेंक दी और पूछा, यही है संजीदगी का सबूत? इस मुल्क का बादशाह तुम्हें मूर्ख नजर आता है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपना, अरब जैसे अनजाने देश के सौदागर को बिना नाम पता जाने, बिना किसी पुराने सरोकार के 1000 अशर्फिया पेशगी देने वाले व्यक्ति को और किस श्रेणी में रखा जाए? अकबर ने उसी तरह आवेश में कहा, वह रकम उसे नस्ली घोड़े लाने के लिए दी गई है। तुम्हें लगता है कि वह घोड़े नहीं लाएगा? जी हाँ जहांपना, मुझे ऐसा ही लगता है, बीरबल ने निर्भीकता से उत्तर दिया। और यदि वह घोड़े लेकर आ गया तो अकबर ने तैश में आते हुए कहा, तो मैं इस सूची से आपका नाम हटाकर उसका नाम डाल दूंगा। बीरबल ने संक्षिप्त उत्तर दिया।
बाद में अकबर ने स्वीकार कर लिया कि उसने उस सौदागर को पेशगी देकर भूल की। कहते हैं कि बीरबल की उस सूची में अकबर का नाम ताउम्र बना रहा। अकबर एक महान सम्राट ही नहीं थे, कला प्रेमी और कला पारखी भी थे। किसी कार्य को निपुणता से किया जाना उन्हें बेहद पसंद था। अपने दरबारियों में बीरबल की पगड़ी बांधने की कला का वह प्रशंसक थे। एक दिन बीरबल नए तरीके से पगड़ी बांधकर आया। अकबर को उसकी पगड़ी का सौंदर्य भा गया और दरबार में उन्होंने उस दिन दरबारियों के बीच चर्चा छेड़ दी। देखा आप लोगों ने, बीरबल ने आज कितने शानदार ढंग से पगड़ी बांधी है। मैं तो मुग्ध हो गया उसकी पगड़ी देखकर। मैं किसी दिन समय निकालकर बीरबल से पगड़ी बांधना सीखूंगा। दरबारियों ने भी देखा बीरबल की पगड़ी वाकई शानदार थी। उस पगड़ी में बीरबल जहां कुलीन लग रहा था वहीं उसकी उम्र भी कम लग रही थी। बादशाह की देखा-देखी दरबारियों ने भी बीरबल की पगड़ी की सराहना की। केवल एक दरबारी मौन साधे रहा। वह था मुल्ला दो प्याजा। बादशाह का मुहलगा दरबारी होने के कारण मुल्ला दो प्याजा किसी की परवाह नहीं करता था। बीरबल का वह कटु आलोचक था और उस दिन बादशाह द्वारा खुले दरबार में बीरबल की प्रशंसा किए जाने से वह चिढ़ गया था। तभी एक दरबारी ने मुल्ला दो प्याजा से पूछा, क्या बात है मुल्ला? तुम्हें खामोश देखकर तो लगता है कि तुम्हें बीरबल की पगड़ी पसंद नहीं आई। मुल्ला ने पलटकर जवाब दिया, ठीक है, पगड़ी अच्छी बंधी है मगर ऐसी भी अच्छी नहीं कि मुल्ला दो प्याजा उसकी तारीफ करे। मेरी पगड़ी देखो, क्या यह खराब बंधी है? मैं चाहूं तो बीरबल की पगड़ी से भी अच्छी पगड़ी बांध सकता हूं। बादशाह को न जाने क्या हुआ है कि वे बीरबल की तारीफ किए जा रहे हैं। बात आई गई हो गई। वह दरबारी उस समय खामोश हो गया, किंतु दूसरे दिन दरबार में एक ही चर्चा थी कि मुल्ला दो प्याजा ने कहा है, बादशाह न जाने क्यों बीरबल की तारीफ करते हैं, जबकि मैं बीरबल से अच्छी पगड़ी बांधता हूँ। दरबार में शाम होते होते मुल्ला दो प्याजा के इस जुमले में न जाने कितने रंग चढ़ गए। बात उसी दिन अकबर के कानों तक भी पहुंची और उन्होंने तय कर लिया कि मुल्ला दो प्याजा से अच्छी पगड़ी बांधकर दिखाने को वे अवश्य कहेंगे। अगले दिन अकबर ने मुल्ला दो प्याजा से कहा, मुल्ला दो प्याजा, सुना है आप बहुत बढ़िया पगड़ी बांध लेते हैं। कल जब आप दरबार में आए तब जितनी अच्छी पगड़ी बांधकर आ सके आइएगा। जरा मैं भी तो देखूं आपके हुनर का कमाल। दो प्याजा के लिए अब एक ही विकल्प था कि कल के दरबार में वह इतने शानदार ढंग से पगड़ी सिर पर लगाकर आए कि सभी उसकी तारीफ करें। बादशाह का हुक्म था, उस पर अमल होना ही था। दूसरे दिन मुल्ला दो प्याजा शानदार पगड़ी पहनकर दरबार में आया। जिसने भी उसकी पगड़ी देखी उसी ने उसकी तारीफ की। अकबर ने जब उसकी पगड़ी देखी तब उन्होंने कहा, मुल्ला, अब तो मैं बीरबल की बजाय तुमसे ही पगड़ी बांधना सीखूंगा। जिस समय अकबर मुल्ला दो प्याजा से ये बातें कर रहे थे उस समय बीरबल वहीं पर खड़ा था। उसने तुरंत कहा, लेकिन जहांपना, मुल्ला आपको पगड़ी बांधना कैसे सिखा सकते हैं? उनकी पगड़ी तो उनकी पत्नी बांधती है। बीरबल के इस कटाक्ष पर मुल्ला दो प्याजा तिलमिला गया। उसी समय अकबर ने पूछा, क्या सच? नहीं विश्वास हो रहा है मेरी बात पर तो आप मुल्ला दो प्याजा से कहें कि दरबार में अपनी पगड़ी खोलकर दोबारा बांधकर दिखा दें। हाथ कंगन को आरसी क्या? बीरबल ने कहा। अकबर ने मुल्ला दो प्याजा से कहा, हाँ मुल्ला, बीरबल के दावे की काट के लिए तुम्हें अब पगड़ी खोलकर दरबार में फिर से पगड़ी बांधनी होगी। तैश में आकर मुल्ला दो प्याजा ने अपनी पगड़ी खोल दी। बीरबल जानता था कि भले ही मुल्ला अच्छी पगड़ी बांधता हो मगर दरबार में बिना आईना के वह वैसी पगड़ी कतई बांध नहीं पाएगा। आमतौर पर बीरबल अपने प्रति द्वेष पालने वालों के प्रति लापरवाह रहता था, किंतु जब किसी की बात उसे बुरी लग जाती थी तो वह उसे सबक भी सिखाता था।
मुल्ला दो प्याजा को सबक सिखाने के लिए ही वह उसे तैश में लाने वाली बातें सुना रहा था। मुल्ला दो प्याजा ने पगड़ी खोलने के बाद फिर से पगड़ी बांधी, लेकिन अंदाज से बांधी गई यह पगड़ी वैसी नहीं बंधी जैसी पगड़ी बांधकर मुल्ला दो प्याजा दरबार में आया था। मुल्ला की पगड़ी देखकर सारे दरबारी हंसने लगे। अकबर ने इस हंसी के बीच ही मुल्ला से कहा, कोई बात नहीं मुल्ला, कल बीवी से पगड़ी बंधवाकर आना। मुल्ला लज्जित सा खड़ा था, तभी कहीं से एक छोटा आईना लाकर बीरबल ने बड़ी ही आत्मीयता से उसके सामने कर दिया और बोला, पगड़ी सही तो कर लो मुल्ला। मुल्ला ने बीरबल को आग्नेय नेत्रों से देखा और बीरबल उसके हाथ में आईना थमाकर वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। बीरबल जिस तरह हाजिर जवाब था, उसकी पुत्री भी उसी की तरह समझदार, तीव्र बुद्धि और हाजिर जवाब थी। जब बीरबल की बेटी मात्र 5-6 साल की थी, तब एक बार उसकी इच्छा हुई कि वह भी किसी दिन अकबर के दरबार में जाए और देखे कि बादशाह दरबार में क्या करते हैं। बादशाह के दरबार में कामकाज कैसे होता है, बादशाह के दरबार में उसके पिता किस तरह काम करते हैं। मतलब यह कि उस छोटी बच्ची के मन में बादशाह के दरबार से संबंधित ढेरों छोटी छोटी जिज्ञासाएं थीं और वह अपने ढंग से अपनी जिज्ञासाएं शांत करना चाहती थी। उसके द्वारा बार बार अनुनय किए जाने पर एक दिन बीरबल अपनी बेटी को अकबर के दरबार में ले गया। अकबर उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, बीरबल, तुम्हारी पुत्री तो बहुत प्यारी है, जरूर यह तुम्हारी तरह चतुर भी होगी। मैं क्या कहूं जहांपना, आप स्वयं देख लें, बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए बच्ची से पूछा, क्यों बेटी, तुम बातचीत करना तो अवश्य जानती होगी। जी हाँ जहांपनाह, आवश्यकता पड़ने पर कुछ कुछ बात कर ही लेती हूँ, लड़की ने उत्तर दिया। कुछ कुछ बात करने का क्या मतलब हुआ, अकबर ने बातचीत जारी रखने के लिए बच्ची से पूछा। इस प्रश्न के उत्तर में बीरबल की पुत्री ने बादशाह की ओर देखा और फिर नजरें झुका लीं और पास ही खड़े एक 2.5-3 साल के बच्चे के गाल सहलाने लगी। बीरबल की पुत्री को जवाब में कुछ कहता न देख अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे तो कई दरबारियों से एक ही बात सुनने को मिली थी कि तुम्हारी बेटी बहुत चतुर है और बहुत ही प्यारी बातें किया करती है, किंतु वह तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर देने में संकोच कर गई। जहांपना, लड़की ने आपकी ओर देखकर अपनी नजरों को झुका लिया। इसका यही मतलब था कि आप मुझसे बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ बात ही कर सकती हूँ। और इसके बाद मेरी पुत्री ने पास ही खड़े एक छोटे बच्चे के गाल को सहलाकर यह भी जता दिया कि यह मुझसे छोटा है, मैं इसके साथ खेल सकती हूँ और ढेर सारी बातें कर सकती हूँ। आप तो जानते ही हैं जहांपनाह कि हम लोगों के परिवार में लड़कियां कम बोलती हैं, इसलिए उन्हें भंगिमाओं से अपनी बातें कहने की कुशलता भी सीखनी होती है। बीरबल की बातें सुनकर अकबर की शंका दूर हो गई और उन्होंने बीरबल की पुत्री के साथ बैठकर देर तक बातें की तथा उसे ढेरों उपहार देकर विदा किया। एक बार अकबर अपने मुहल्के दरबारी बीरबल को साथ लेकर पड़ोसी राज्य की यात्रा पर निकल गए। दोनों का वेश बदला हुआ था और दोनों ने अपना वास्तविक परिचय गुप्त रखा था। अपने शासन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उन दिनों बादशाह और राजा महाराजा इस तरह की यात्राएं किया करते थे। दूसरे राज्य में पहुंचकर अकबर और बीरबल ने एक सराय में ठहरकर विश्राम किया और शाम होने पर नगर भ्रमण के लिए निकले। एक स्थान पर अकबर ने एक कुत्ते को जलकर काली पड़ चुकी एक रोटी को चबाते देखा। अचानक अकबर को बीरबल से मजाक करने की सूझी। उसने रोटी चबाते कुत्ते की ओर इशारा करते हुए बीरबल से कहा, बीरबल देखो, कुत्ता काली को चबा रहा है। काली बीरबल की मां का नाम था। अकबर इस बात को भली प्रकार जानते थे, फिर भी उनके मुंह से इस तरह की बात सुनकर बीरबल को थोड़ी झेंप हुई।
उसे कतई भरोसा नहीं था कि कोई बादशाह कभी अपनी मौज में आकर ऐसी बातें भी कर सकता है जो मर्यादित न हो। अकबर की बातें सुनकर बीरबल ने अपने मनोभावों को अपने नियंत्रण में रखा, उन्हें प्रकट नहीं होने दिया और बहुत सहज स्वर में प्रत्युत्तर दिया, कुत्ते के लिए वही नियामत है। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर बिगड़ गए और बोले, बीरबल, तुम जानते हो नियामत मेरी माँ का नाम है, फिर भी तुमने उसे कुत्ते की रोटी से जोड़कर बताया। क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए था? जहाँपना, आप मुझे गलत न समझें, मैंने उचित ही कहा है, क्योंकि रोटी काली थी, बासी थी, खराब हो चुकी थी, लेकिन भूख मिटाने के लिए वही उस कुत्ते के पास थी, इसलिए उसके लिए वही नियामत थी। मैंने इसी भाव में अपनी बात कही, जबकि आपने तो यह जानते हुए कि मेरी माता का नाम काली है, जानबूझकर खराब हो चुकी रोटी से मेरी माँ का नाम जोड़ा। बीरबल के इस उलाहने को सुनकर अकबर खामोश हो गए। उन्होंने समझ लिया कि बीरबल की माँ का उन्होंने जिस तरह नाम लेकर उसे छेड़ा, बीरबल ने ठीक उसी शैली में उसका जवाब दे दिया है। यह नहले पर दहला जड़ने जैसी बात थी। बेलापुर गांव में एक महेश नाम का कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। एक दिन बादशाह अकबर उस कुम्हार के घर से बाहर जा रहे थे। उन्होंने उसकी कला को देखा और कहा कि तुम कितने सुंदर चित्र कैसे बनाते हो। कुम्हार बोला, महाराज, ये सब तो ऊपर वाले का दिया हुआ खतरा है, जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। मुझे भगवान ने यह उपहार दिया है। इसके बाद दंग रह गए अकबर। अकबर बोले, मैं गरीब राजा हूं और मेरा काम तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करना है। जो कि मैं करता हूं, तुम फिर भी ऊपर वाले का सुझाव अदा कर रहे हो। क्या तुम मुझको एक अच्छे राजा पर विश्वास नहीं करते हो? कुम्हार बोला, नहीं महाराज, आपका स्थान भी हमारे दिल में है, लेकिन ऊपर वाला ईश्वर हम सबसे बड़ा है और वह हम सबका ध्यान है। कुम्हार की यह बात सुनकर दुखी बादशाह अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा कि बीरबल, क्या मैं ऊपर वाले ईश्वर से कम दयावान हूँ? अपने लोगों का मुख्य ध्यान नहीं रखता हूँ। वह तो ऊपर रहता है और मैं यही सबके साथ रहता हूँ, फिर भी सभी लोग महान शिष्य हैं। अपने पेट को खाने के लिए राशन पानी में देता हूँ, रहने के लिए घर तक, यहाँ तक पहुँचने के लिए कपड़े भी मुझे ही मिलते हैं। फिर भी मुझे लोग यही बताते हैं कि तुम ऊपर वाले के फरिश्ते हो। बादशाह अकबर की यह बात सुनकर बीरबल बोला, महाराज, आप ऊपर वाले भगवान के नौकर हैं। जैसे मैं और सब दरबारी आपका ऑर्डर मानते हैं, आपका नौकर है, इसी तरह आप ऊपर वाले के नौकर और हमारे फरिश्ते हो। फरिश्ते का काम ऊपर वाले परमात्मा का दिया ऑर्डर पूरा करना होता है। इसके लिए ऊपर वाले ने तुम्हें इतना धनवान बनाया है, जिससे तुम सबका पेट भर सको। इसलिए लोग ऊपर वाले का गाना गाते हैं। ऊपर वाले ने एक अच्छा और पेज का कल्याण करने वाला राजा द्वारा प्रस्तावित किया है। बीरबल की यह बात हैरान कर देने वाली बात बादशाह अकबर ने कही। तुरंत उस कुम्हार को बुलाया और इनाम दिया। हाँ, आज मेरी आंखें खोल दी। मैं तो अपने आप को सब पालनहार छोड़ गया था, लेकिन आज बीरबल की आंखों से मेरी आंखें खुल गईं कि हम सब उस भगवान के नौकर हैं। किस्मत का दरवाजा उसका हाथ है। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल में बहस हो गई कि सबसे ज्यादा केले खाएगा। तो बीरबल बोला, जहपना, आप मेरी शर्त मत लगाइए, आप हारेंगे। इस बात से अकबर को गुस्सा आ गया। अकबर ने बीरबल से कहा था कि तुम सबसे अधिक अक्लमंद हो। आज की डेट प्रतियोगिता मेरे साथ है। मुझे हराओ तो मैं मान लूंगा कि तुम सबसे बुद्धिमान और होनहार हो।
यह बात सुनी बीरबल ने मन ही मन कहा और बोला, ठीक है, जहपना फिर मुकाबला हो ही जाए। फिर बोला अकबर, लेकिन शर्त एक होगी। बीरबल ने बोला, कैसा शर्त प्रभु महाराज, मुझे आपके हर शर्त विचार हैं। आप ऑर्डर दे। बोला, मेरी अकबर शर्त यह होगी, तुमको रबर केले होगे और मैं ट्री पर जो शामिल है वो केले खाएंगे। बीरबल बोला, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आपको मेरी भी एक शर्त माननी होगी। जैसे आप अपने स्मोकर से पेड़ के बने केले खाओगे, वैसे ही मैं भी अपने खुद के हाथ से बने रबड़ के केले खाओगे। हंस अकबर और बोला, ये भी कोई शर्त हुई? अगर तुम्हारा ये ब्यौरा भी नहीं, फिर भी रबर के केले तुम ही सामने आए थे। अकबर को केले खाना बहुत पसंद था। अकबर ने अपने दरबारियों को ऑर्डर दिया, केले पेसे जाए। सब दरबारी एक साथ बैठे और केले रख दिए गए। अकबर की शर्त के अनुसार बीरबल ने खुद के लिए रबड़ के केले खाए थे। बादाम अकबर ने केले खाए शुरू कर नीचे। 2 प्यारे केले खाने के बाद बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा तो बीरबल को बुरा लगा। अकबर बोला, क्यों बीरबल ने अपने हार मन ली, केले क्यों नहीं खा रहे हो? बीरबल बोला, पहले आप खा लीजिए, मैं अभी अपने केले बना रहा हूं। तब तक तुम अपने केले खाओ, मुझको थोड़ा समय दें। आप अपने केलों की गिनती कर महाराज आपको बता दें कि इसी तरह मुझे भी रबड़ के केले खाना है। अकबर ने कहा, ठीक है, अपना तुम रबर केले बनाओ, मैं अपने केलों की गिनती कराता हूं। अकबर ने अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि उसके मित्र भी केले मेरे पास आएं, तुम्हें उनकी विचित्र गिनकर दिखाई दें। मंत्री ने गिनती शुरू की तो अकबर के 40 केले के बारे में पता चला। ने बीरबल की तरफ हंसते हुए देखा और बोला, अब तो केले शुरू करो, मैं 40 केले खा चुका हूं, या फिर हार मान। अकबर लो। फिर क्या था इतना आरोप ही, बीरबल ने अपनी पेंसिल से बने केलों को रबड़ से बनाना शुरू कर दिया। ये देखो। अकबर बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? बीरबल बोला, महाराज अपने बने केले रबड़ से खा रहे हो। बोला, वो कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज शर्त के अनुसार आपने कहा था कि अकबर ने मुझे रबड़ के केले खाए थे, लेकिन मैंने तुमसे एक शर्त रखी थी कि वो केले मैं खुद बनाई थी। आप बोले, ठीक है, तो मैंने 100 केले पेंसिल से बनाया है। अब मैं डोंट रॉबर्ट से उत्पादन के फूक मार खा